आगे आ गए आ गए आ गए अ- अभी एंटर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन बच्चों फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? वो तीन लेक्चर हमारे वो जर्नल से हैं तीनों। कोई सवाल है तो बोल दें, किसी किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोल दें। आज हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जी। चैप्टर 2 की बजाय आज हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली एथिक्स की बात है। पहले ओवरऑल एथिक्स की बात है, फिर एथिक्स ऑफ टैक्स लेजिस्लेचर से मेरा मतलब है कि जो आपके जो कानून बनाते हैं कि उसकी कोई इक्वलिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो एफबीआर चलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। जैसे हमारी बात है, मैं टैक्स आई एम टैक्स प्रैक्टिशनर एंड एथिक फॉर द टैक्स पेयर। और जो टैक्स पेयर्स हैं उनके भी एथिक्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। जाहिर है बेटा, हर चीज़ हमारे माशरे से बनती है। हर माशरे का कोई ना कोई जुल्स है, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर का लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टैक्स प्रैक्टिशनर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उसमें आपका एक बाकायदा इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट भी मिलता है एफबीआर की तरफ से कि जिसके पास कोई कॉमर्स बैकग्राउंड की डिग्री हो तो उसको एक वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बाकायदा लाइसेंस अवार्ड होता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आईसीएमए हैं, उनको ऑटोमेटिक वो दे हैव ग्रांटेड लाइसेंस, उनको यानी कि वो ग्रांटेड होता है, टेक एट ग्रांटेड होता है कि वो दे कैन डूइंग अ प्रैक्टिस। सेम इज द केस विद द एडवोकेट्स जो एलएलबी कर जाते हैं, दे कैन आल्सो गोइंग टू हैव प्रैक्टिस। टैक्स पेयर या खुद पेश हो सकता है या कोई टैक्स प्रैक्टिशनर जो है बकायदा वो सरकार के सामने जब आपको पता है क्रॉसपोंडेंस होती है, आंसर फाइल करना, रिप्लाई फाइल करना है, डिस्कस करना है, रिप्लाई डिस्कस करना है, तो टैक्स पेयर बजाते खुद जो है वो भी उसके पास है, वो पेश हो सकता है। और जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो उसके पास पेश हो सकते हैं, उसके उसके उनको अथॉरिटी दे के कि जनाब ये भी हमारे बिहाफ पे पेश होता है। और कोई थर्ड पर्सन कहूँ, मसलन अगर आप कहूँ जी कि आप जी यहाँ पे कोई बच्चा बैठा है, हमजा है, तो हमजा जी वो सतारा के केस में पेश हो जाए, नहीं वो कहेंगे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आए। पावर ऑफ अटॉर्नी का बेटा मतलब ये होता है, पावर अटॉर्नी का मतलब ये होता है कि जी टैक्स पेयर ने आपको अटॉर्नी दी है कि आपके बिहाफ पे आपका केस जो है वो फाइट कर सकता है। कल को फिर टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता साइन करके वो जो देता पावर अटॉर्नी, वो कल को ये नहीं कह सकता लो जी मैं तो उसको भेजा ही नहीं था, वो तो पता नहीं आपने किसके कहने पे टैक्स लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब भी हम इवन जब हम प्रेजेंट भी होते हैं, चाहे हम टैक्स प्रैक्टिशनर प्रेजेंट हों, टैक्स प्रैक्टिशनर हम चाहे प्रेजेंट हों, तो वो सबसे पहले हर केस की पावर अटॉर्नी मांगते हैं कि भाईजान पहले अपनी पावर अटॉर्नी लगा दें। हर केस में हमें अपनी पावर अटॉर्नी देनी पड़ती है, हर केस में। लेकिन एक दफ़ा दे दी एंड द सफिशेंट। बाज़ औक़ात जो है एक इन जनरल भी पता चल जाता है। हम प्रैक्टिस में हम कोशिश तो करते हैं कि हम पावर अटॉर्नी हर केस में पेश करें और हम दें उनको टैक्स ऑफिसर्स को कि आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द से अज्यूम कर लें जी स्टार डेवलपर ड्यूली साइंड बाय द सीईओ एंड आई एंड माय टीम इज गोइंग टू प्रेजेंट द केस ऑन दैट बिहाफ। कुछ जब आप आरटीओ में प्रैक्टिस करते हैं तो ज़ाहिर है लोग आपको जानने लग पड़ते हैं। हर तकरीबन हर ऑफिसर को पता होता है कि मैं सिर्फ बड़े केसेस की बात करता हूँ, मैं वो नॉन कोऑपरेट केसेस की बात ही नहीं करता। जो वो हमारे वो लायलपुर जोन और चिनाब जोन और वहाँ कॉर्पोरेट जोन में पता होता है कि कौन सा कॉर्पोरेट कंपनी का केस किस किस कंसल्टेंट के पास है। फैसलाबाद में अगर बात कहूँ, मैं हूँ, हामिद साहब हैं, जाहिद मिनर कंपनी है, खान साहब हैं। इस तरह छः सात जो है, छः सात तो मेजर चार्ट, सात आठ मेजर चार्ट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। बाकी तो ये तो केस को बहुत कम है, मेजर केसेस जो है वो इन सात आठ लोगों के पास है। तो बात बहरहाल अगर हम लॉ के तहत चलें तो पावर अटॉर्नी पेश करना ज़रूरी है। और टैक्स प्रैक्टिशनर जिसने केस पेश करना है वो उसका क्वालिफाइड हो, एसीएम में हो, या व्हाट्सएवर दे कैन बी द एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर।
on the behalf of the taxpayer. Next. अच्छा, एथिक्स की मीनिंग आपको तो पता है क्या है, कि आपको मोरल वैल्यूज, करैक्टर, ठीक है जी। जस्टिस, अच्छा कुछ ऐसी बातें, ज़ाहिर है बेटा किताब में तो आप अब सोच, आप शायद माइट भी कुछ नेगेटिव भी सोचते हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव बेटा हर शोबे में होता है। किसी शोबे में नेगेटिव ज़्यादा है, किसी शोबे में पॉजिटिव ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि जी फलां डॉक्टर बुरा है, तो बेटा सारे डॉक्टर बुरे नहीं है। अगर मैं कहूँ जी फलां डॉक्टर अच्छा है, तो सारे डॉक्टर अच्छे नहीं है। मैं कहूँ जी फलां चारों ठीक नहीं है, अच्छा बंदा नहीं है, उसकी मोरल वैल्यू नहीं है, तो बेटा सारे चारों बुरे नहीं है। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंट्स मेजरली, एक बात मैं बड़ी थोड़ी सी क्लियर करूं, जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, वो स्पेशली हमारे फील्ड में एक बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कि मैं चूंकि इस फील्ड से बिलोंग करता हूं तो मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं, नहीं। जो बहुत अच्छी बात है, जो मॉरल वैल्यूज जो है ना, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बरकरार रहें, कोशिश करते हैं कि हमेशा बरकरार रहें। प्लस माइनस जाहिर है चलता है, नो बॉडी 100% कम्प्लीट। एक बात और तय है, वैसे भी अल्लाह मियाँ तो कहते हैं 33 नंबर लेके आ जाओ तो कोई ना कोई बात बन जाएगी। तो खैर सीख में 50 हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि उसको आपने पॉजिटिवली इम्पेक्ट करना है। हाँ हाँ, अगर हम चले पहले आगे चलते, फिर हम कुछ जनरल थोड़ी सी बातें करेंगे। अच्छा, एथिक्स फॉर द टेस्ट लेजिस्लेचर्स क्या है, कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी काम किया जाए उसमें कोई पर्सनल गेन्स ना हो, जो उसका वायलेशन ऑफ द ट्रस्ट ना हो, फिर जो आपका किसी का प्राइवेट इंटरेस्ट ना इन्वॉल्व हो जब कानून बनाया जाता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो। लेकिन अब आप कहेंगे सर यहाँ लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व ना हो, लेकिन हमारे यहाँ तो जनरल परसेप्शन इन्वॉल्व होता है। तो बेटा वो जो जिसका किसी का पर्सनल मामला है वो पर्सनल होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर मैं अगेन यही कहता हूँ कि प्लस माइनस चलता है। आगे जब हम कैनन ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं, तो इक्विटी है, सर्टेनिटी है, कन्वीनियंस है और इकोनॉमी है। यानी कि जो लिखा हुआ है डेट शुड बी द इक्विटी होनी चाहिए। कम इनकम है तो कम टैक्स लगना चाहिए, ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, गरीब है तो कम टैक्स लगना चाहिए, अमीर है तो ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। और जो अमीर है उससे पब्लिक टैक्स लेके आप जो है वो पब्लिक जो है वो आपके पुलिस है, डिफेंस है, उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं। सर्टेनिटी है, बात पेट पेट होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए जो टैक्स लिखा जाए। लेकिन लेजिस्लेचर लिखना कोई आसान काम नहीं है। अगर बिल्कुल ये आसान अल्फाज में लिख दिया जाए तो फिर टैक्स प्रैक्टिशनर क्या करेंगे, एक ये भी बात है। अच्छा, कन्वीनियंस की बात है तो पेमेंट्स ऑफ कन्वीनियंस अभी हम देखें तो आज से, आप कैन यू इमेजिन कि आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले नहीं कहूँ बल्कि इवन 13-14 साल पहले एंटीएन लेने का मरला इतना मुश्किल था कि यू कांट इमेजिन। 2-2 महीने लग जाते थे एंटीएन लेने में, कि जो बंदे का एंटीएन लगना है जी, यहाँ से जाना है, एप्लीकेशन वेरीफाई होनी है, इस्लामाबाद जाना है। अब इस्लामाबाद माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी और स्टाइल की है, वहाँ पड़ी है फाइल, बारी आ गई ठीक है, नहीं आई ना सही, वक्त यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं कि एनटीएन का कार्ड कब आएगा। इट्स अ वेरी टफ टू गेट एन एनटीएन। अभी आप बैठे सिस्टम पे तो यू कैन ओनली गेट अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स और मैक्सिमम 1 आवर टू गेट द एनटीएन ऑफ द एनी टैक्स पेयर। वो कहते वेलकम, ठीक है यार, एनटीएन में लेने में ऐसे हमने ना बड़ी मुश्किलात बनाई हुई थी। टैक्स पेमेंट्स बड़ी आसान कर दी, ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर दी, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको अब जो आपका चलान भी ऑनलाइन निकलता है, फिर चलान आपका जमा हो गया तो ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाता है। वो ये नहीं कि आपको दोबारा चलान ओरिजिनल देना पड़ता है, ऑफिसर के सिस्टम में चला जाता है चलान के, जनाब आप इसने चलान की पेमेंट कर दी है। इकॉनमी को हमने ज़रूर देखना है जी, इकॉनमी होनी चाहिए। और जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो वाइड स्प्रेड किया जाता है। हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ टैक्स पेयर की बेस बढ़ाने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। टैक्स ईयर 2017 तक 13.5 लाख के 14.5 लाख टैक्स पेयर थे। फिर कुछ इस गवर्नमेंट ने एफर्ट की तो अब हमारे जो टैक्स पेयर हैं वो 2.7 मिलियन से चले गए हैं। दीज टैक्स पेयर, अब देखो, जब इनके हाथ में, मैंने आपको बताया था कि बैंक स्टेटमेंट्स कुछ लोगों, अमीर लोगों की हाथ में आई थी, और वो
वो पर्सन थे 3.2 मिलियन, 3.2 मिलियन टैक्स पेयर से। कब? 2009 में। अब आप सोचे खुद, उस वक्त इन सब लोगों को नोटिस जाके इनको टैक्स पेयर बनाया जाता, एफर्ट करके टैक्स पेयर बनाया जाता इन सबको 2009 में, तो आज ये 6 मिलियन टैक्स पेयर होने थे मिनिमम। अभी हम देखें कि एफबीआर का टारगेट सेट होता है जी 4000 अरब, अभी पिछला था जी वो 4000 अरब अचीव कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया। तो भाईजान यकीन करें कि बेटा 20 साल हो गए मुझे टैक्स प्रैक्टिस में, 4000 अरब इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं, इवन 8000 अरब इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम। सिर्फ यह है कि नीयत सही होनी चाहिए। हमारे कुछ ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बड़ी हर्डल क्रिएट्स करती हैं लॉ को अमेंड करने में, लॉ को बनाने में, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। बहुत सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं, काम करने को पता नहीं हमारा दिल ही नहीं करता, नीयत ही पता नहीं ऐसी ऐसी नीयत है। अब बड़ी आपको एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 214C पढ़ाया किसी को याद है क्या जी? 214C एनीबॉडी? 214C 214C सेक्शन मैंने पढ़ाया, किसी को याद है वो क्या था? सब सोए हुए हैं। 30 बच्चों में से 25 बिस्तर में बैठे हैं, 4 नाश्ता कर रहे हैं और एक और से सुन रहा है। 214C 214C किसी को याद है जी? और असेसमेंट पढ़ाते हुए पढ़ाया था तो जी इब्राहिम जी, सिर्फ कंप्यूटर बैलेटिंग वाला। कंप्यूटर बैलेटिंग वाला, बिल्कुल ठीक है। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कंप्यूटर बैलेटिंग हमारे यहाँ सेक्शन, इन कंप्यूटर बैलेटिंग का जो सेक्शन आया वो आया आई थिंक सो 2012 में। 2008 में, टैक्स ईयर 2008 में, यानी कि मैं आपको सिर्फ इनकी एक बात बताना चाहता हूं। टैक्स ईयर 2008 में गवर्नमेंट ने कहा कि हम हर चैम्बर में आके सिलेक्शन करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आएंगे और उस शहर के लोगों की सिलेक्शन करेंगे फॉर ऑडिट, और वहीं आपके सामने चैम्बर के नुमाइंदे मौजूद होंगे और सबके सामने 100 बंदा 1000 बंदा जो भी, लाइक फैसलाबाद है जी, फैसलाबाद में अगर जी आपका 5 लाख टैक्स 3-4 लाख टैक्स पेयर है जी, हम उसमें से 40,000 टैक्स पेयर सिलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर बैलेटिंग, बड़ा शफाफ निज़ाम होगा, हर चीज़ होगी। लो जी, एफबीआर के चेयरमैन चैम्बर में आए, चैम्बर में आके सारी सिस्टम में डाले, सिस्टम में डाल के उन्होंने कमांड दी, कमांड दे के 40 हज़ार बंदा, किसी कराची में पता नहीं 1 लाख, कुछ 10% लोग सिलेक्ट हो गए थ्रू कंप्यूटर बैलेट। अब उनको गए नोटिस कि भाईजान आपको कंप्यूटर बैलेट के जरिए नोटिस गए हैं, अब आप अपना आगे ऑर्डर करवाएं। वो सब लोग उठे हाई कोर्ट में चले गए। क्या हुआ? सेक्शन ही मौजूद नहीं था कानून में कि जी कंप्यूटर बैलेट के जरिए ऑर्डर होना है। दिस इज sometimes a level of the our tax administration। वो हाई कोर्ट ने कह दिया ओ भाई यार सेक्शन ही मौजूद नहीं है, आपने सिलेक्शन कंप्यूटर के जरिए कैसे कर ली? फिर 2009 या 2010 में इन्होंने हो अच्छा, फिर इनको याद आया किताब में तो सिलेक्शन ही नहीं है। रहना तो बेटा हमने कानून के अंदर है, कानून से हम बाहर नहीं जा सकते, जो किताब में लिखा हुआ है हम उससे बाहर नहीं जा सकते। तो सारे केस जीरो हो गए, सारी सिलेक्शन, सारी एफर्ट। हाई कोर्ट ने कह दिया सिलेक्शन ही गलत है। जब सिलेक्शन गलत है, ये बेटा देखिए ये पॉइंट ऑफ लॉ था, ये क्या था? ये पॉइंट ऑफ लॉ था। सिलेक्शन ही गलत है तो इसका मतलब है किसी का ऑडिट नहीं हो सकता। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये एडिशनल कैनस क्या है कि प्रोडक्टिविटी है, लास्टिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सिंप्लिसिटी है, डाइवर्सिटी है। कि जाहिर है जी अल्टीमेटली हमने ये भी देखना है कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो कौन सा टैक्स कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इस दफा गवर्नमेंट ने बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स खत्म कर दिए। क्यों खत्म कर दिए? वहां टैक्स आ नहीं रहा था, फायदा कोई नहीं हो रहा था, सवाई गालियां मिलने के गवर्नमेंट को
कि जनाब ये भी टैक्स लगाया हो, ये भी टैक्स लगाया, ये तकरीबन 15-20 छोटे 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 टैक्स गवर्नमेंट ने एलिमिनेट कर दिए। उनको यहाँ से हमें रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो दिस इज ए प्रोडक्टिविटी, ये भी देखा जाता है। फिर ये भी देखा जाता है अब लोगों ने 26 जून को जो पेट्रोल बढ़ा, ठीक है, मैं समझता हूँ ज्यादती है। जो 26 जून को पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई, वो गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर एक आम पब्लिक के लिए वो ज्यादती है, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन बेसिकली उसके पीछे, अब लोग जो बेसिक उसके पीछे मोटिव था वो क्या था कि 5 दिन में जो पेट्रोल की कंजम्पशन होनी थी उसके ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, ये ज्यादातर 25 रुपए ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ाई थी, टैक्स बढ़ाया था। वो जून क्लोज हो रहा था, गवर्नमेंट का टारगेट थोड़ा शॉर्ट हो रहा था, और गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 दिन में पेट्रोल की कंजम्पशन तो होनी पूरे पाकिस्तान में, 5 दिन में वो पेट्रोल की प्राइस में जो टैक्स था वो गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया। ये अब इसके बैक एंड स्टोरी नोबडी नोज, दिस इज अ रियल बैक एंड स्टोरी। उसके पीछे ये बैक एंड स्टोरी थी, और ये गवर्नमेंट बाद का अक्सर टारगेट पूरा करने के लिए करती है। बाद का जून में कोई इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा देगी कि वहां से टैक्स, जून में जब वो देखते हैं कि शॉर्ट हो रहा है तो वो इस तरह अपना टैक्स, अपना टारगेट्स अचीव करते हैं। अतीक और हाफिज अतीक, ठहर जो बेटा जरा मैं लेता हूँ। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए सिस्टम में, सिंप्लिसिटी खैर काफ़ी हो गई है, काफ़ी सिंप्लिसिटी हो गई है, लेकिन वो मैं फिर वही बात है कि डाइवर्सिटी, वो कहते हैं जी कि जी सिंगल सोर्स ऑफ टैक्स पे ना रहें, ज़ाहिर है वो टैक्स कुछ और भी लगाएं, जैसे हमारे इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, पीआरए है। अब पीआरए की स्टोरी देख लें, आप होटल में जाते हैं, खैर अभी तो कोरोना के बाद तो होटल में गया ही कोई नहीं, तो आप 100 रुपए का आपने खाना खाया, वो आपसे लेते हैं 116 रुपए। अब ये 16 रुपए जो लेते हैं, ये उस होटल वाले की जिम्मेदारी है कि उसने 16 रुपए 1 महीने के बाद सरकार को जमा कराने हैं। चूंकि हमारी नीयत माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत नीयत है, और हम सिर्फ गवर्नमेंट की तनकीद करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने नहीं, होता क्या है जी कि जी शाम को एक होटल में आए 10 गाहक, एक होटल में आए 10 कस्टमर्स, उन्होंने कितने का खाना खाया, 1000 रुपए का। उसके ऊपर टैक्स कितना बना, 160 रुपए। अब देखिए उन्होंने 160 रुपए हर कस्टमर से ले लिए, उनकी ड्यूटी क्या थी कि 160 रुपए गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाने हैं। अब वो सरकार को क्या बताते हैं, वो जी हमारे तो होटल में गाहक ही 3 आए हैं, कस्टमर ही 3 आए हैं, तो 3 रुपए का जो 48 रुपए बनते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाय 48, ये अब हमसे ले लें। अब कहाँ 160 कहाँ 148, 112 रुपए होटल वाले की जेब में। अम्मा, यानी कि एक तो होती है खयानत, एक होती है खयानत स्केयर। ये खयानत स्केयर है, बल्कि खयानत क्यूब है। अब यही चले जाए, अब हम बात करते बड़े होटल्स लाइक पीसी, मैरियट, हम उनको गालियां तो निकालते हैं, लेकिन वो सिंगल पैनी, इस मामले में सिंगल पैनी की नहीं वो करते। क्यों? वो सिस्टम बने होते हैं। वो कहते नहीं यार हमने चार्ज करना, चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा करना, इट्स ओके। ये सारी जो है ना, अब ये 16 रुपए जो ना, ये बेटा क्या है, अब 112 रुपए क्या है, ये सुपर प्रॉफिट है उसका। अब सवाल पूछें जी, नाउ जी, जी हाफिज अतीक रेज हैंड करो, हाफिज अतीक रेज हैंड करो अब। जी हाँ, हाँ जी, जी जी हाफिज। सलामकुम सर। अस्सलाम। सर फिर वो बाद में काम भी तो कर सकते थे प्राइस की, पेट्रोल की। किसकी? सर पेट्रोल की। वो बढ़ानी यकम जुलाई को थी ना, बढ़ा 26 जून को दी। यस सर, तो वो जून यकम जून जुलाई के को एंड फिर पे वो आलमी मार्केट में बढ़ गई ना प्राइस, है। ठीक है ना। यकम यस जुलाई सर, को आलमी मार्केट में प्राइस बढ़ गई। सही हो गया। पेट्रोल का सर्कल ठीक। 45 डेज के। अच्छा हमारे माशाल्लाह एक और बात है, कम होने से कोई चीज कम हुई? नो सर। बात
उमरे करने 9 नो सही बात। छाते चढ़ के ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਪਿਆ हाँ ਹੋਣਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਨਾਜ ਦਾ हाँ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਚ ਕਰਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ। यस सर, ऐसे ही है सर, मैं तो सब चलता है। क्या कहें यार, लेकिन फिर मैं बात करता हूँ ये 100% भी नहीं है। यस सर अच्छे लोग बिल्कुल। हैं तो बेटा मुल्क चल रहा है ना, यस सर इसी तरह। ठीक है ना। यस सर। माशरा हमारा अच्छे और प्लस बुरे दोनों से चलता है। यस सर, तो मेरे जैसे कोई मासूम भी है हाँ इसमें। मासूम, मासूम आफत तू मासूम हो गया ना जिस दिन, तो फिर सारे पूरी पूरी दुनिया बख्शी जानी है। सही बात है। नहीं यार तू तो बख्शे जाना वहाँ ते आफत होने की वजह मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अल्लाह ताला ओके, सबको ये नसीब आमीन करे, आमीन। इस तरह की जो ब्लेसिंग अल्लाह ताला हर एक को नसीब करे। जी यानी मुनीब हाँ मेरा हाल आपने क्वेश्चन रेजन किया था। मुनीब बेटा आपने किया था रेजन, आई थिंक सो। जी मुनीब अस्सलाम वालेकुम सर। बात समझी बेटा, बोलो। जी सर, जो होटल्स वगैरह होते हैं वो कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप्स निकालते हैं, जी वहाँ बेटा तो सिस्टम सर दो वो तो रखे होते पकड़े हैं। जाए। अच्छा, दो अकाउंट हैंडल हो रहे हाँ जी थे। ठीक है अच्छा ठीक है दो सिस्टम रखे होते हैं ना। ठीक है। हम्म। हाथी के दांत दिखाने को और ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨੇ ਆਤਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਦਾਵਤ करनी वो कर देने मुफ्त। ठीक है। समझ गए बात अब। जी सर। वो हमारे यहाँ ना वो बाज़ औक़ात कई दफ़ा वो चलता है वो जी शाम को आपको फातिमा का भाई मिल जाएगा। समझ गए हैं? जी जी। फातिमा का भाई कौन है? एनीबॉडी हैव आंसर? फातिमा का भाई हरून सलीम। जी हरून अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। हरून जी सर, ये पैसों की बात हो रही है। अस्सलाम हाँ जी वालेकुम हाँ सर। जी हाँ जी पैसों की बात हो हर वो कह रहे शाम को आपको फातिमा का भाई मिल जाएगा। ठीक है जी चलें। अच्छा बहरहाल यानी कि अब हम देखते हैं, लेकिन बाद हम देखते हैं कई सारे कई ऑफिसर तो बहुत अच्छे भी हैं। वो बड़ी अपनी ईमानदारी के साथ भी काम करते हैं। वन थिंग मैं 20 साल की प्रैक्टिस में वन थिंग इज मोर, जो ईमानदार हैं वो इतने का ईमानदार हैं वो कहते टैक्स पेयर को फांसी लगा दो, इतना टैक्स लगा दो उसको कि उसको फांसी चढ़ जाए बेचारा वो। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। यानी कि हमारे दरमियान बैलेंस नहीं है। इस्लाम ने हमें बैलेंस सिखाया, हमेशा बैलेंस सिखाया इस्लाम ने। जेडे ईमानदार ने वो इतने का ईमानदार है कि वो कहते टैक्स पेयर को फांसी लगा दो। बड़ी मजे की आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक आर्टिकल बड़ा मजे का आया। ये चीज पूरी दुनिया में है, जरा हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी ज्यादा है। एक बड़ा मजे का आर्टिकल गया, उसने कहा ब्यूरोक्रेसी 3 या 4 तरह की होती है। उसने पूरा आर्टिकल लिखा। पहली किस्म जी जो बड़ी नीट एंड क्लीन और होती है और बड़ी वो कहती नहीं जी हमने बिल्कुल कानून के नुक्ते कायदे कानून के तहत चलना है। दूसरी ब्यूरोक्रेसी है वो जो कहती वो जितनी कॉरपोरेशन के पैसे वो सारे मुझे दे दो, सरकार को कुछ ना दो। कि वो कहते से जी जो कॉरपोरेशन है जो तावन किया गया है वो 100 रुपया बनता है, जो 100 रुपये का 100 रुपया वो कहता जी। ये आर्टिकल आया था बकायदा, इसकी रिसर्च पेपर आया था, वो कहता आर्टिकल में ना रिसर्च पेपर था ये। उसने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया हुआ था, बकायदा कैटेगराइज किया हुआ था। वो कहता था 100 रुपये का 100 रुपया कॉर्पोरेशन की मीन मुझे दे दो और गवर्नमेंट को दो 0, गवर्नमेंट की जेब में जाए कुछ ना। तीसरी किस्म एक और थी वो मेरे साथ जेहन में निकल गई। चौथी किस्म उसने, वो चूंकि मैंने काफी देर हो गई वो आर्टिकल पढ़े हुए, चौथी किस्म उसने ये कही थी कि जो चौथी किस्म का ब्यूरोक्रेट है वो क्या करता है कि जनाब वो कहता है कि अगर जनाब आपने टैक्स पे 100 रुपये टैक्स देना है, चलो यार वो 20 रुपये मतलब उसका टैक्स जो है वो ज्यूम कर लें कि बनता है 500 रुपये टैक्स बनता है उसका अगर,
तो वो कहता जी इसको 500 का 500 लगा दो, जहां मर्जी अपील में धक्का खाता रहे। मुझे याद आ गया, ये तीसरी किस्म की ब्यूरोक्रेसी हो गई। अब जो अपील में कहीं ना कहीं जाके माइट भी वो जीरो हो जाए, टैक्स गवर्नमेंट को फिर नहीं आया। अब जो उसने कहा चौथे किस्म का जो ऑफिसर है वो क्या करता है जी, टैक्स तो 500 बनता है, वो पहले टैक्स पेयर को बताता है जो तुम्हारा टैक्स 500 रुपये बनता है, चलो यार तुम ऐसा करो, तुम 50 रुपये मुझे दे दो और 200 रुपया जो है ना वो सरकार को दे दो गवर्नमेंट रैली में। तुम्हें क्या फायदा हुआ मुझे 50 रुपए देने के, तुम्हें 300 रुपए। सॉरी मैं थोड़ी सी आपको एक जनरल नॉलेज की बातें बता रहा हूँ साथ साथ, ये चैप्टर ये आपको लोगों को पता होना चाहिए हमारे। वो कहता है जनाब ये 50 रुपए देने का फायदा है, नाम क्या होगा कि तुम्हारी 300 रुपये बच गया, और तुम अपील पे ना जाना, तुम सरकार को जमा कराओ और अपना चैप्टर क्लोज कर दो। एंड दैट आर्टिकल, दैट सर्च पेपर suggest that these are the best officers। ये मुझे मुल्क के लिए सबसे अच्छा जी है कि उन्होंने सरकार को टैक्स लेके भी दे दिया और दरमियान में उन्होंने कहा जी कि अच्छा ये भी दरमियान में मौजूद है। बहरहाल लेकिन फिर भी है तो 50 रुपये भी गलत है, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें तो 50 रुपये भी गलत है, सैलरी तो अपनी लेते हैं, अपने काम की सैलरी। बल मैं तो ये रिसर्च पेपर की बात कर रहा था कि ब्यूरोक्रेसी में चीज चलती है। अच्छा नेक्स्ट जी आगे चलते हैं जी। अब हम अच्छा एथिक्स ऑफ द टैक्स एस्टेशन में है जी, टैक्स बेस्ट जजमेंट के साथ करे जी, ये बड़ी एक ज़रूरी बात है। ये अक्सर औकात हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि बेस्ट जजमेंट नहीं होती। रेवेन्यू कलेक्ट करे, अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो उसकी प्रॉपर्टी सीज करे, बैंक अकाउंट में जाके टैक्स निकाल ले या उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग। जब किसी का बैंक अकाउंट बेटा सीज होता है ना किसी बिजनेसमैन का, तो फौरन टैक्स जमा करवा देता है। वो कहता है मैंने इस लफड़ में नहीं पढ़ना क्योंकि मेरी एक मतलब मेरा मैं कहता हूँ मैं डिफॉल्ट कर गया, मैं टैक्स जमा नहीं करवा रहा और मैंने जो है वो मेरा बैंक जो है वो सीज हो गया। बैंक सीज होने का मतलब ये होता है कि वो बैंक में से पैसे निकलवा के लेके जा सकते हैं। बैंक सीज होने का मतलब ये है कि बैंक में पैसे जमा हो सकते, निकाले नहीं जा सकते, निकाल सिर्फ गवर्नमेंट सकती है। तो अगर मैंने किसी को चेक दिया हो कि जाओ यार मेरे यहाँ पे तुम मैंने पेमेंट करनी है और वो आगे से पता चले कि टैक्स वाले मेरा बैंक सीज कर गए हैं, तो मेरी बदनामी है ना। तो वहां पे लोग बाद का खुद ही टैक्स जमा करवा देते हैं। या जिस तरह हमारा अदारा है, मैं कहता हूँ पब्लिक में अदारा है कि मैं कहता हूँ मैं डिफॉल्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक डिफॉल्टर नहीं हुआ, जितना भी टैक्स हुआ जमा करवा दिया। तो मैं मुझे टैक्स बहुत ह्यूज लग गया, मैं टैक्स जमा नहीं करवा रहा, अपील में भी मैं हार गया, मैं फिर भी जमा नहीं करवा रहा, तो यहाँ पे उनका टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठ सकता है और आप लोगों से कह सकता है कि जी फीसिस जो हैं वो आप हमें जमा करवाएं और हम जो है वो कॉलेज मैनेजमेंट को जमा ना करवाएं। तो टैक्स लेने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा इम्प्रिजनमेंट भी है जी, ठीक है जी, लेकिन ये आखिर पे इम्प्रिजनमेंट 22 साल की टैक्स बैटल में मैंने सिर्फ एक दफ़ा देखा कि बंदा 6 महीने जेल रह के आया था। उसको मिस यूज नहीं करना चाहिए, है तो ये पावर तो है लेकिन एज एन अब्यूज नहीं यूज करना चाहिए। या उसकी प्रॉपर्टी जी आपने प्रॉपर्टी उसकी अटैच कर दी, एक बंदे ने 1 करोड़ रुपया देना है, 10 मिलियन टैक्स देना है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो है 30 मिलियन वैल्यू की और आपने उठा के 10 मिलियन की बेच के अपना टैक्स रिकवर करके चले गए, उसका लॉस तो नहीं करना चाहिए ना आपको। तो टैक्स रिकवरी के बेटा बहुत सारे जो हैं वो प्रोसीजर्स सरकार के, लेकिन वो रहने एथिक्स के अंदर चाहिए जी। आगे चलें। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें पार्ट हैं जी। रीजंस, प्लान्स, शो का नोटिस होना जरूरी है, रूल्स बड़े बहुत सारी चीजें खैर हमें जो है वो लगे तो हुए टैक्स सीधा करने, कोई निज़ाम सीधा करने कोशिश तो हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी आती हैं। एक तो हर बंदे को एक तो हमारे हर इदारे में यूनियन है, एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनदर प्रॉब्लम आगे हड़ताल करते थे ताजर, दुकानें हमने बंद कर देनी बिजनेस पूरे पाकिस्तान में। वो जी अगर आपने वो शनाख्ती कार्ड की शर्त वो आपने सुना होगा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त ना हटाई तो हम दुकानें बंद कर देंगे। अब जब कोरोना आ गया उसके बाद तरल लेते हैं दुकानें खोल लें जी, अब बंद ना रहने दें।
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलता है हमारे यहाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। बहरहाल मुल्क का निज़ाम है, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफबीआर अगर हमारा सीधा हो जाए तो हम बड़ा अच्छा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, बट इट्स नीड्स अ कंप्लीट टीम। खाली चेयरमैन बदलने से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट जो चेयरमैन आता है वो फिर चेंज कर देते हैं, लेकिन नीचे टीम ही माशाल्लाह बाज़ का। हमारे यहाँ ऐसे भी हैं बेटा, मैं सॉरी टू से मुझे कहना पड़ता है कि ब्यूरोक्रेसी 20 ग्रेड से ऊपर सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और उन बच्चों की फीसिस देने के लिए उनकी तनख्वाह काफ़ी नहीं होती, तो फिर वो क्या करते हैं जी, वो फातिमा का भाई जिंदाबाद। आगे चलें जी। अच्छा, हमारे ऊपर टैक्स प्रैक्टिशनर्स के ऊपर भी बड़ी मतलब अक्सर औकात होता है, मैं ज़ाहिर है मैं बात करता हूँ कि 100% पॉजिटिव मेरे मतलब मैं बात करूँ मेरे पास कॉर्पोरेट केस है। अच्छा, कॉर्पोरेट केस बड़े, एक तो कॉर्पोरेट केस में काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको रिकॉर्ड बड़ा अच्छा मिलता है पीछे। नॉन कॉर्पोरेट केस में रिकॉर्ड ही कोई नहीं होता। अब किसी दुकानदार से कहेंगे वो तुम्हारी बूस कौन सा है, वो कहना पाइन मेरे को एक बिजली बिल दे, एक टेलीफोन दे बिल ला, बस, और कोई चीज़ पक्की नहीं आएगी, बाकी हर चीज़ कच्ची है। वो आगे से तो उनका तो काम करने का फायदा नहीं होता। कॉर्पोरेट केस में बेटा ये होता है कि रिकॉर्ड पूरा प्रॉपर होता है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ऑडिट होती हैं, प्योरीफाई होती हैं, तो उसके बाद उसकी रिटर्न फाइल होती है। इतने हाथों से गुजरने के बाद तो वो जो उसका रिकॉर्ड होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कॉर्पोरेट केसेस में स्पेसिफिक, और उसके डायरेक्टर्स में भी, डायरेक्टर से कॉर्पोरेट केसेस में भी काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी होती है, काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी होती है। हाँ, टैक्स ज़ाहिर है कुछ इंडिविजुअल केसेस में या कुछ केसेस में टैक्स में कोई कोई ना कोई, अगर आप विद इन द लॉ कानून के अंदर रहते हुए टैक्स बचा जाते हैं तो बेहतर टैक्स अवॉइडेंस है, ये इसकी इजाजत है। और अगर आप कानून से बिल्कुल और जी दिखाई कुछ नहीं, फिर वो गलत बात है, वो कंसीलमेंट है। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि वो जी आप सामने ये क्रॉस है और यहाँ सामने इशारा बंद है, रेड लाइट है, आप खड़े हैं, अगर आप तोड़ के निकल जाएंगे तो बेटा ये कंसीलमेंट है, ये अवेजन है। ये क्या है? ये अवेजन है। हम एग्जांपल दे रहा हूँ, टैक्स अवेजन। अगर आप यहाँ से घूम के ऐसे करके ऐसे चले जाएंगे तो आपने कोई इशारा नहीं तोड़ा, दिस इज अवॉइडेंस। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा आराम से सीधा से जाके ऑफिसर से कह देता हूँ, अब भाई जो रीजनेबल टैक्स बनता है वो ले लें, ठीक है, डिक्लेयर्ड है। एक डिक्लेयर्ड को जब असेस्ट करना है ना तो बेटा कोई ना कोई टैक्स देना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जी आप कहें जी कि जो डिक्लेयर्ड है और वो ही असेस्ड हो जाए। नो, यू हैव टू पे टैक्स। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं एग्रीड असेसमेंट कर लेता हूँ। एग्रीड असेसमेंट क्या होती है कि ठीक है यार आप टैक्स लगा दें, हम इतना टैक्स जमा करवा देते हैं, मैं आपको कमिट करता हूँ कि हम अपील फाइल नहीं करेंगे और टैक्स भी जमा करवा देंगे, फिनिश, क्लाइंट भी हैप्पी। लेकिन कुछ हमारे हाँ यहाँ वकला हजरात ऐसे भी हैं जो 200 रुपये टैक्स के ऊपर भी लड़ पड़ते हैं। क्यों? वो कहते हैं अच्छा जी यार केस ऊपर जाएगा, अपील आएगी, हमें इसकी फीस आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस तरह का लालच नहीं किया। क्लाइंट को जो बेस्ट सूटेबल एडवाइस किया वो एडवाइस उसको कर दिया कि भाई यहाँ टैक्स दे के जान छूटती है, दे दो, टैक्स देना भी चाहिए, बुरी बात भी कोई नहीं है, क्योंकि हर बंदा कोई ना कोई ज़ाहिर है उसके अनवेरीफाइबल एक्सपेंडिचर तो होते ही होते हैं। नेक्स्ट आगे चलें जी। टैक्स पेयर को वो कहता है जनाब के उसको भी टैक्स 100% टैक्स तो कोई भी नहीं देता, वो रेयर, सीधी सी बात है। बड़ी हाई लेवल की कॉर्पोरेट जो कंपनीज है, यहाँ देखिए ये लाइक बात है टैक्स अवॉइडेंस की और टैक्स एवेजन की, विद इन दिया फ्रेमवर्क रह के कोई कानून कायदा कोई खेल के आप जो है वो किताब के सेक्शंस यूज करके, दिस इज टैक्स कंसल्टेंसी, दिस इज रियल टैक्स कंसल्टेंसी। अगर आप बात करते हैं कि जी आप किताब के अंदर रह के एडवाइस करें, जाहिर है
किताब के अंदर ऐड कर एडवाइस करके आपको बहुत सारी बात का टैक्स सेविंग होती है, क्यों नहीं होती है। लाइक अभी ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अब जाहिर है ये आम टैक्स पेयर तो नहीं पड़ता, इसको हमने पढ़ के बताना है कि कैसे तुमने लीगल कंप्लायंस पूरी करनी है, इसी चीज की हम फीस लेते हैं। विसल ब्लोअर बेसिकली क्या है कि जी एक बंदा जाकर टैक्स ऑफिस में शिकायत लगा दे कि क्यूम भाई टैक्स पेयर हैं, बड़े पैसे कमाते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते, तो सरकार कहती है जो विसल ब्लोअर होगा हम उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज 20% टैक्स का जितना भी लेगा हम उसको भी देंगे कि तुमने आगे मैं बताया। ये कई दफा शिकायत लगती है टैक्स ऑफिस में, अक्सर जमीन के झगड़े में लग जाती है, किसी का आपस में जमीन झगड़ा हुआ, उसने शिकायत लगा दी, इसने मुझे 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया है, इसने मुझे 2 करोड़ रुपए एडवांस दिया, देखिए इसने वेल स्टेटमेंट दिखाया या नहीं दिखाया। अब चूंकि हमने वेल स्टेटमेंट पढ़ ली है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो वेल स्टेटमेंट खोली नहीं दिखाया, लो जी शिकायत हो गई। तो ये बात जो है वो शिकायत चलती हैं, तो दैट इज नोन एज अ विसल ब्लोअर। आगे चलें। चलें जी, खत्म हो गए तकरीबन जी। ले जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर इन योर माइंड इन द जनरल, जितनी हमने इसको पढ़ा जी, सवाल है तो बोलने बेटा, कोई जनरल क्वेश्चन किसी किस्म का, जिस तरह मैंने कुछ आपके साथ डिस्कशन पूरी की है, इसके रेफरेंस से कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर देने को तैयार हूं। एनीबॉडी? जी इब्राहिम। सर आपने वो बैंक अकाउंट सीज करने वाली बात की थी सर, अगर बंदे के 1, 2 या 3 बैंक अकाउंट्स हों और सारे उसने सीज हो एफपीआर जाते को एक हैं बेटा, सारे सीज हो जाते हैं, सीएनसी के जरिए होते हैं ना। सही सीएनसी देते हैं, वो क्या करते हैं, सीएनसी भेजा स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक ने भेजा नीचे सारे बैंक्स को, उन्होंने कहा सीएनसी में जितने बैंक सारे सीज कर दो। सही हो। मसलन होता क्या है, मैं आपको वो भी बता दूं कि मेरे बैंक में है सपोज पड़ा है जी 1 मिलियन, और मैंने 8 लाख रुपए टैक्स देना है विदाउट एनी चेक। टैक्स ऑफिसर आएगा, बैंक मैनेजर को, जो बैंक मैनेजर है उसको कहेगा इसमें से 8 लाख रुपए निकाल लें और मुझे दे दें टैक्स ऑफिसर को। टैक्स ऑफिसर चालान जमा कराएगा, टैक्स चालान जमा कराएगा 8 लाख रुपए का, और बैंक मैनेजर को दे देगा। बैंक मैनेजर अपने वोचर के साथ वो 8 लाख का चालान लगाएगा और मुझे बता देगा तुम्हारे पास 2 लाख रुपए रह गए बैलेंस, विदाउट एनी चेक। समझिए बात की? सही है जी सर, सही है। ठीक है, विदाउट एनी चेक द टैक्स अथॉरिटीज हैव ए अथॉरिटी टू विथड्रॉ द एनी अमाउंट फ्रॉम माय बैंक। जी सर। आपको मैं बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसको म्यूट कर लें। मेरे पास एक बंदा आया, उसको टैक्स लग चुका हुआ था, प्लेन पेज पे आ जाइए, उसको 12 लाख रुपए टैक्स लग चुका था मिस्टर ए। मेरे पास वो असेसमेंट ऑर्डर जब लेके आए जब उसका अपील का टाइम भी गुजर चुका था, अपील टाइम लैप्स्ड। वो मेरा क्लाइंट था कि उसके भाई था, उसको टैक्स लगा हुआ था, उसको नोटिस आया, कहीं शो का नोटिस आया, वो पता नहीं समझते थे कि पता नहीं क्या तूफान आ गया, वो समझते थे अच्छा यार कोई बात नहीं, इन्होंने हमें क्या कहना है, लेकिन एक्चुअली उनको टैक्स आखिर पे लग गया। जब वो मेरे पास आए, अपील का टाइम गुजरे भी 6 माह हो गए थे, 6 मंथ्स, फिर उनको कोई प्रेस हुआ कि 12 लाख रिकवर करना है, तो वो मेरे पास आए, वो सारेदारी करना है। मैं कहा जी कुछ भी नहीं हो सकता। वो जी कुछ कर दो, मैं कहा जी कुछ भी नहीं हो सकता, यू हैव टू डिपोजिट 1.2 मिलियन। इन बिटवीन क्या हुआ कि उसके इस लड़के, इस जो भी मिस्टर ए था, इसके बैंक में 1.5 मिलियन पड़ा था, 15 लाख रुपए पड़ा था। टैक्स ऑफिसर ने फौरन बैंक मैनेजर को अप्रोच किया, और बैंक मैनेजर से कहा कि इसमें से 12 लाख रुपए हमें दे दो। बैंक मैनेजर और ये आपस में बड़े फ्रेंड्स थे। बैंक मैनेजर ने कहा जी टैक्स वाले मुझे अप्रोच कर रहे हैं 12 लाख लेने के, तुम पैसे सारे निकलवा लो चेक से। आ गए, मिल गए आपस में। जब मिल गए, मिस्टर ने पैसे निकाल लिए 12 लाख रुपए। अब बैंक में
1.5 भी नहीं था, बैंक में मेरा 1.3 था शायद, मुझे याद आया 1.3। अब जब टैक्स वालों ने देखा पहले जी 12 लाख रुपए था, अब सारा 1 लाख रुपए रह गया, तो ये हुआ क्या है, उनको पता चल गया कि ये पैसे बाद में निकले हैं। अब नाउ कैन यू इमेजिन कि टैक्स ऑफिसर, चीफ कमिश्नर राइट लेटर टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, किस बात का, कि मैनेजर को ड्यूटी से फारिग कर दिया जाए, एंड द लेटर हैव बीन इशूड, शो का नोटिस हैव बीन इशूड टू दैट मैनेजर कि आपको नौकरी से फारिग किया जा रहा है अगर आपने इसका सर्टिफाइड जवाब दिया। अब बैंक मैनेजर के पास जवाब कोई भी नहीं था, वो क्या जवाब देता। देन वो मुझे, चूंकि उनको जाहिर है उनको पता था कि ये केस मेरे पास आया, उन्होंने बताया, फिर मुझे कमिश्नर कहा कि यार इस चक्कर में उसको अपने जो आपके पास क्लाइंट जो अप्रोच करा उसको 12 लाख रुपए जमा करा दे, वरना वो बैंक मैनेजर की नौकरी जाएगी बेचारे की। जाहिर है जॉब मिलती है, किसी अपोजिशन में पहुंचते हैं और उसको फाइनल लेटर उसको जो है वो क्या बोलते हैं, उसको निकालने के लिए जो है वो उसको फाइनल लेटर इशू होने वाला था। तो देन आई रिक्वेस्ट टू डैट गाय मिस्टर ए को, मैं कहा यार वो बेचारे की नौकरी जाएगी, जाओ यार 12 लाख रुपए जमा करवा दो, उसका या तो सोल्यूशन हो तो मैं कहूँ भी तुम्हें। फिर उसने 12 लाख रुपए जमा कराया और उस बैंक मैनेजर की नौकरी बची। बात समझ आएगी नहीं आई जी? एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन? लो जी, अब वो जो तीसरा चैप्टर है हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं फिर आपको किताब से हम जो है कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हैं। और कल, आज टुडेज मंडे, टेस्ट कब है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है इंशाल्लाह ताला। आई होप सो कि फ्राइडे से हमारा जी सेल्स स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी।